अभी अभी 11th स्टैंडर्ड हुआ है। 11th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी ट्रॉमा दिमाग में है कि मेरा तो 11th ऑलमोस्ट बर्बाद गया था। वहां पे तुम्हें एक और टेंशन आ गया कि यार सिर्फ बोर्ड्स करके तो कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला, उसके लिए तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि इधर यू हैव टू गो फॉर जेई या फिर नीट या तो सीईटी। बट मैम ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन इतना ज्यादा है, बोर्ड्स एग्जाम होगा, तो हम एंट्रेंस को कैसे मैनेज करें? तो डोंट वरी, ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को समझ जाएगा कि हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और जो भी आपके फ्रेंड्स इस सिचुएशन में फंसे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो में आपका सारा प्रॉब्लम भी रहेगा और सोल्यूशन भी रहेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है जब राधा मैम आपके साथ है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, तुमको लग रहा होगा कि यार बोर्ड्स, जेई या सीटी या नीट ये सब साथ में करना इज इम्पॉसिबल, नहीं हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल जो है ना वो खुद कहता है बेटा कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ स्टेज आई एम पॉसिबल। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बोलना है कि मैम इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस थिंग पॉसिबल। ट्राई करते हैं कि इन चीजों को मैनेज करना हम पॉसिबल कर पाए। तो लेट्स सी सबसे पहले अपना प्रॉब्लम क्या है। अपना प्रॉब्लम ये है कि हम दो मेजर मिस्टेक करते हैं, या तो कंप्लीटली एंट्रेंस पे फोकस कर देंगे या तो कंप्लीटली बोर्ड्स पे। अगर सिर्फ आप एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो दूसरी चीज छूटते जाएगी। अगर आपने सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस किया तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो है वो कम आएगा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो आप लोगों को जेई और नीट के लिए सीबीएसई का पैटर्न आता है, तो डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स हियर। एंड मान लो अगर आप सीईटी दे रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड के ही टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, बट सीईटी का जो पैटर्न होता है वो एमसीक्यू पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न। बोर्ड्स में सब्जेक्टिव पैटर्न होता है। तो अगर आप सेम बोर्ड का भी दे रहे हो स्टिल यू विल लूज योर मार्क्स, क्योंकि आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। ठीक है, तो अब इसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करें। बेटा सिर्फ बोर्ड्स पे अगर फोकस किया तो आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारी चीजें, या फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सब पे ऑप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से हमें दोनों में बैलेंस बनाना है। हमारा प्रॉब्लम ही ये है मैम कि दोनों में बैलेंस बनाना है, बट सोल्यूशन तो आप बताओ कि इन दोनों में बैलेंस बनाए कैसे। तो चलो मैं बताती हूँ इन दोनों में बैलेंस क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ 5 स्टेप्स के थ्रू। स्टेप नंबर 1, सिलेबस का ओवरलैप समझो। सबसे पहली बात, जो आप लोगों का बोर्ड्स का सिलेबस होता है, जो आप लोगों का बोर्ड्स का सिलेबस होता है और जो आप लोगों का एंट्रेंस का सिलेबस होता है, उन लोगों में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। तो जो पोर्शन, जो चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है और बोर्ड्स में आने वाला है, उनको हमें साथ में रिवाइज करने आना चाहिए, साथ में पढ़ना आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 to 70% सिलेबस का ओवरलैप देखने को मिलता है। अगर सीईटी का बात करूं तो 11th स्टैंडर्ड के 4 ही चैप्टर, बट 12th के तो पूरे चैप्टर्स आते हैं। तो सिलेबस ओवरलैप करना जिसको आ गया उसका तो आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गया। मतलब बेसिकली वो चैप्टर पढ़ा उसने, चैप्टर पढ़ने के बाद उसने बोर्ड के क्वेश्चंस किए, देन ही विल डू या शी विल डू एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड द बेसिक्स ऑफ दैट चैप्टर। बोर्ड्स नहीं करोगे तो बेस तुम्हारा बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक बात होती है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा 70-30 रूल। तो 70-30 स्टडी रूल का मतलब होता है आप अपने स्टडी के टाइम स्लॉट को डिवाइड करने वाले हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो 70% ऑफ द टाइम आप लोग कॉन्सेप्ट और बोर्ड्स के एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, एंड अपने 30% ऑफ टाइम पे एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन करने वाले शुरुआत के टाइम में। क्योंकि देखो अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड के ही चीजों को टैकल कर रहे हैं, तो अगर हमने बोर्ड्स का कर लिया तो भाई सच बता रही हूँ तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे, चाहे फिजिक्स का बात करें, मैथ्स का, या फिर केमिस्ट्री का या बायो का, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही आता है। ठीक है, बट जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास आते जा रहा है, या फिर अगर आप जेई या नीट करें तो आपको 50-50 आना पड़ेगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम का भी उतना ही देखना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम का भी उतना ही, क्योंकि दोनों का सिलेबस ही अलग है। स्टिल यू विल हैव एन ओवरलैप, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा। जेनेटिक्स इधर है तो सीबीएसई में भी जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन इधर है तो रिप्रोडक्शन सीबीएसई में भी है। ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है, बट मैं सिमिलर कह रही हूँ, एग्जैक्ट रेप्लिकेटेड नहीं है। तो ये रेप्लिकेटेड नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा 70-30 स्टडी रूल। तो इसके लिए आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। आप जेई देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, सीईटी देने वाले हैं, सीयूईटी देने वाले हैं, कौन सा एग्जाम देने वाले हैं, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम उसके बारे में भी बात कर पाए। अब बेटा
हमारा स्टेप 3 रहेगा चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। हमें चैप्टर पढ़ा दिया गया बट उसको हम कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान देना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, चाहे आप वीडियो लेक्चर देखो, चाहे आप लाइव सेशंस अटेंड करो, चाहे आप क्लासेस जाओ, कॉलेज जाओ, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो आप तब जा सकते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस और उसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी से आपको आदत होना चाहिए कि उस पोर्शन का कैसे आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक टिपिकल पैटर्न होता है। आप एंट्रेंस एग्जाम में यूं ही लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला टिक कर दिया, फॉर्मूला पता चल गया, टिक कर दिया, बस। आप ये बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते, आपको ना प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना पड़ता है। तो वो तुमसे मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, एंड देन आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का भी पीवाईक्यू लगाएंगे। सिलेबस ओवरलैप किया और अब एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज भी लगा लो जो कॉमन कॉमन चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी डेली टाइम टेबल बनाना। तो डेली टाइम टेबल के हिसाब से 2 सब्जेक्ट तुमको हर दिन करना है, बोर्ड फोकस, मतलब थियरी और राइटिंग प्रैक्टिस दोनों। राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आप कैसा आंसर लिखोगे उस तरीके से। फिर एक सब्जेक्ट एंट्रेंस फोकस होना चाहिए। अगर आप जेई वाले तो मैथ्स आपका एकदम फोकस में होगा, नीट वाले तो बायो एकदम फोकस में होता है, ठीक है। सेम गोज विद पीसीबी एंड पीसीएम, यू नो व्हाट इट इज, आपका एक साइड पे इंटरेस्ट होता है हमेशा। फिर 5 से 6 घंटा शुरुआत में अगर आप पूरे फोकस से पढ़ रहे हैं तो इट इज इनफ। नो नीड टू सिट फॉर 11 एंड 12 आवर्स, अगर आपका फोकस पूरा है। नहीं तो काफी बच्चे होते बुक खोल के रखा है, किताब खोल के रखा है, पढ़ कुछ नहीं रहे। तो अगर आप उसमें से बिलोंग करते तो 11-12 का 24 घंटा भी कम है। फोकस स्टडी स्लॉट रखो, अपने आप सारी चीजें इजी होंगी। बट साल के शुरुआत में, इसीलिए मैं आज यहाँ पे सारी चीजें तुमको बताती जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट स्टेप रहेगा वीकली रिवीजन और मॉक टेस्ट का सिस्टम। ये पूरा जो हम बिल्डिंग इमारत बना रहे हैं, इसका बेटा बेस जो है ना, दैट इज नथिंग बट योर रिवीजन। क्योंकि अगर बेटा तुमने रिवीजन नहीं किया ना तो तुम बेसलेस रह जाओगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करने से हमें वो सिलेबस को, वो टॉपिक को लिंक करने आता है, और एंट्रेंस एग्जाम यही चेक करता है कि तुम चीजों को लिंक कैसे कर पा रहे हो। तुमको लगेगा क्या जरूरत है इतना सब याद रखने का, रिवीजन करने का। तो देखो, मान लो एक पेशेंट है तुम्हारे सामने, बट तुमने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसको क्या डिजीज है, तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं ना। तो इसके वजह से ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, ये तुम्हारा पेशेंस, ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चेक करने के लिए ही होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब वीक में एक मॉक टेस्ट देना है तुमको, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो या तो वो एंट्रेंस एग्जाम का हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना मतलब छोटे छोटे क्लास के भी टेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा तो उसके ऊपर टीचर ने अगर करवा दिया है सारे क्वेश्चंस तो उसके ऊपर टेस्ट लगा लो। उसके एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर टेस्ट लगा लो। बट वीक में एक बार टेस्ट होना चाहिए, और संडेज को फुल रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और हर दिन सोने से पहले 10-15 मिनट रिवीजन करना ही है। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे सब गाइड करते जा रही हूँ, स्टिल कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो पढ़ते पढ़ते आते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसे पढ़ रहे हो और ऑल ऑफ द सडन डाउट आया, तो उसके लिए पर्सनलाइज अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस आप लोगों की इसी नीड के वजह से हम लोगों ने नीव बैच लाया है। क्या है वो नीव बैच, मैं बताऊंगी आफ्टर द स्टेप 6, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टेप 6 जो है इसके अंदर तुमको लास्ट 3 मंथ्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट क्या करना पड़ेगा, तो देखो बोर्ड्स के जब 1.5 महीने बाकी है तो 70% पूरा फोकस बोर्ड्स पे डालना है। बट एंट्रेंस एग्जाम का 1 ही मंथ बाकी है तो पूरा का पूरा फोकस एंट्रेंस एग्जाम पे डालना पड़ेगा। हाँ, बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा ही एंट्रेंस पढ़ने लगता है तो पूरा ही बोर्ड्स। वी नीड टू लिटरली, यू कैन से कंबाइन देम टुगेदर। अब जैसे क्यों बोल रहा है एंट्रेंस एग्जाम की इतना मिनिमम परसेंटेज आना ही चाहिए तो ही यू आर क्वालिफाइंग फॉर दिस एग्जाम। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को बोर्ड्स का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी ये कोलैब करके चलना है, इन दोनों को मिला जुला के कंबाइन करके चलना है। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा चीज होता है कि टीचर को डायरेक्ट पूछना है मुझे, तो इसके लिए आपको हमेशा एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो बस इसी चीज के लिए आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है बेटा नीव बैच। नीव बैच का बात करूं तो बेटा आपके पास ऑप्शन होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर के बैच का। अब नीव बैच के अंदर में पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस आपको कराया जाएगा, सीईटी का प्रिपरेशन कराया जाएगा, और साथ में बुक्स भी आपको मिलेगा, जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके अलग अलग फैकल्टीज है। आपको प्लानर पहले दे दिया जाएगा और शुरू आपको ब्रिज कोर्स के साथ किया जाएगा। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों का
प्रीवियस स्टैंडर्ड को नेक्स्ट स्टैंडर्ड से जोड़ने का काम करे। अब देखो, तुम लोगों को अगर मैं बड़ी दीदी की तरह बताऊं तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे तुम ये कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आपने अगर अभी ज्वाइन कर लिया तो आप लोग मिस ऑन नहीं करोगे। अगर आप लेट करते जाओगे ज्वाइन करने में तो बेटा प्रॉब्लम ये होगा कि आधे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर आप लाइव नहीं, आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी रियली टीडियस फॉर यू। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। तो अब अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब कहाँ पे है लिंक वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी लिंक डाला हुआ है, बस वहां क्लिक कीजिए, यू कैन इजीली बाय। एंड प्राइजेस आर 1 साल के लिए 3000 एंड तुम लोगों के प्राइम के लिए 5500। भाई फायदे का डील इज 2 इयर्स, 2 साल साथ में रहेंगे हम लोग और साथ में आराम से सब काम कर देंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चों को ना ऑनलाइन समझता ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ऑफलाइन सीट्स भी अवेलेबल है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाला हुआ है, अपने नियर बाय सेंटर में जाके एनरोल कर लीजिए। 90% स्कॉलरशिप का ऑफर चल रहा है, तो अगर आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे जाएंगे, वहां पे आप अगर सारा बात करेंगे तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो घर के पास है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन एज वेल। तो थोड़ा सा तुम लोगों को एक समझ जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प की होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, एंड जो भी आपको डाउट्स है उसका कमेंट डाल देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के साथ तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे लिए रेडी होगी। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चलो, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। बाय बाय।